वीकली विटी क्विज शुरू हो चुकी है और हमारी पहली क्विज के सॉल्यूशंस देने का वक्त आ गया है। पीपल हैव वेरी वेरी एंथुसियास्टिकली एंड पॉजिटिवली पार्टिसिपेटेड। बहुत मजेदार रहा बच्चों का रिस्पॉन्स। बच्चे क्या, बड़े भी बड़े एक्साइट हो गए और कई लोगों ने कहा कि बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स ने भी साथ में देखा और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। मुझे खुशी है कि हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मैं फिर याद दिला दूं, हर हफ्ते हम आपके पास आएंगे अलग अलग सेगमेंट्स में। आप सबको आना है, देखना है, सॉल्व करना है, शेयर करना है, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। फिलहाल देखते हैं विडी क्विज आंसर्स और सॉल्यूशंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा था। बोला था कि व्हाई बॉइलिंग मिल्क स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर व्हाइल बॉइलिंग वाटर यूजुअली डज नॉट। दूध उबालते हैं तो उफन जाता है, लेकिन पानी नहीं उफनता, ऐसा क्यों है? ऑप्शंस में ए और बी में तो हमने सरफेस टेंशन की बात करी थी, सी में था ड्यू टू केसिन प्रेजेंट इन द मिल्क, और डी है लेयर ऑफ कोएगुलेटेड फैट्स फॉर्म्ड ऑन मिल्क। वेल, है तो ये मजेदार। कई बार सरफेस टेंशन एक बहुत मनोरंजक चीज है। लोग जैसे ही सरफेस टेंशन देखते हैं उसे टिक कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि ये वहां पे रेलेवेंट है भी या नहीं। तो आप देखें यहाँ पे जो लोगों ने आंसर दिए हैं, 16 32% लोगों ने सरफेस टेंशन को चुना है। कम, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सरफेस टेंशन में दांव खेल लिया कि कुछ तो होगा, दो ऑप्शन में आया है तो उसको करेंगे। फिर भी आप देखो एक बहुत बड़ी, लगभग 47% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, विच इज वेरी नाइस। 21% लोगों ने केसिन पर भी कलंक लगा दिया है। कलंक की बात क्या है? एक्चुअली दूध में केसिन होता है, ये सच है, लेकिन उसका दूध के उफन जाने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो उफनता क्यों है? सीधी सी बात है, जब दूध उबालते हैं तो हल्की हल्की मलाई की लेयर जम जाती है। हाँ जी, और जैसे जैसे उसके ऊपर मलाई जम जाती है, पहली बात तो दूध पूरा नहीं फट जाता है ना। जैसे अगर आप देखें बी ऑप्शन, ड्यू टू कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ फैट्स ऑन बॉइलिंग। कंप्लीट कोएगुलेशन मतलब दूध पूरा फट जाए, उबालने पर दूध फटता थोड़ी है, तो ये तो गलत बात है ना। तो सरफेस टेंशन, दूध का फट जाना, बैड आइडिया इज दिस ऑल्सो। यहां अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, मलाई की एक लेयर जम गई। हाँ जी, आप उबाल रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो अगले अंदर पानी भाप बन के उड़ता है। दूध में पानी भी होता है, वो इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होगा तो वेपर बनेगी, वेपर बनती है तो फैलती है। अगर ऊपर कोई लेयर नहीं है, जैसे पानी में कोई लेयर नहीं होती, तो पानी उबलकर बाहर चला जाता है, वेपर बाहर चली जाती है। लेकिन अगर उसके ऊपर मलाई की एक लेयर है तो वो उसको बाहर निकलने नहीं देती, अंदर रोक लेती है, तो वो पूरे गुब्बारे की तरह फूल जाती है, फैलती है, उफन के बाहर आता है, और जब तक मलाई की वो लेयर टूट नहीं जाती, वेपर अंदर से निकल नहीं जाती, वो उबलकर बाहर गिर जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। डी ऑप्शन कौन सी, याद दिला दूं, जिसमें कहा था अ लेयर ऑफ कोएगुलेटेड फैट्स फॉर्म्ड ऑन मिल्क। कोएगुलेटेड फैट्स क्या है? वो मलाई है, जो मतलब फैट्स जो जम गए हैं, मिल्क से बाहर आ गए हैं, उसकी एक लेयर जम जाती है जो वेपर को निकलने नहीं देती। इसके चलते जो लगातार वेपर बन रही है, उसके चलते वो उबलकर बाहर गिर जाता है। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा, ये भी बहुत मजेदार था। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ कैरियर ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू सेल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय O2 एंड CO2 विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड आर रेस्पेक्टिवली। O2 और CO2 कैसे बॉन्ड बनाती हैं हीमोग्लोबिन के साथ, ये पूछा है। वेल, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन जो खून में पाया जाता है, जो आरबीसीज में होता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें हीम नाम का एक ग्रुप होता है। जब सांस लेते हैं तो वो ग्रुप O2 के साथ या O2 को अपने साथ जोड़ लेता है, बॉन्ड बना लेता है। खून दौड़ता है, हार्ट उसको पंप करता है, पूरे शरीर में जाता है, और शरीर में जब वो जाता है, अलग अलग सेल्स के पास जाता है, तो वो उनको अपनी O2 दे देता है, वहां पर O2 छोड़ देता है। अच्छा, और वहां पर CO2 जो बनी होती है पहले से, वो ले लेता है, उसको साथ अपने साथ जोड़ता है, वापस आता है फेफड़ों में, गंदा खून जिसको हम कहते हैं, और वो CO2 फेफड़ों में छोड़ देता है, और वो सांस के साथ बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस है। एक तो हम चाहें तो इसमें हाई फाई केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ये सब बोल के बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक सिंपल कॉमन सेंस से देखिए, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए सिंपल साइंटिफिक लॉजिक से, कि अगर O2 हीमोग्लोबिन के साथ जा रही है और CO2 उनके साथ आ रही है, तो किसी किस्म से वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड तो बना ही रही है। और यहां भी बोला है कि बोथ वीक स्ट्रॉन्ग, यानी कि बॉन्ड तो बन रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो एक बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। O2 जुड़ तो गई हीमोग्लोबिन से, पर हीमोग्लोबिन फिर उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन हीमोग्लोबिन को तो उस खाली कैरियर का काम करना है, वो ले जाकर जब सेल्स तक ले जाएगा, उसके बाद छोड़ देना है। इमेजिन कि कोई कुरियर वाला आपको कुरियर देने आए
और आपको कुरियर न दे, खुद ही रखे रहे कि मैं तो नहीं छोड़ता, और फिर वो कुरियर वाला नहीं है ना, फिर तो वो गड़बड़ चीज हो जाएगी, है ना। तो आप देखें यहां पर तो हीमोग्लोबिन को तो अपनी O2 वहां छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, फिर वहां से CO2 ला रहा है और लंग्स में ले जाके वापस छोड़ रहा है। अगर CO2 के साथ उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया होता तो लंग्स में ना छोड़ पाता। अच्छा, तो बॉन्ड्स वीक ही बनते हैं O2 के साथ भी और CO2 के साथ भी, किसके, हीमोग्लोबिन के। वीक बॉन्ड तो बुरे हैं ना, कई बार वीकनेस अच्छी होती है, जैसे यहां वीक है तो अच्छा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता, अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो जहर होती है। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ। वाह, तो क्या होता है, एक बार जब आती है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, फिर हीमोग्लोबिन बॉन्ड तो बना लेता है, फिर किसी काम का नहीं रहता, न तो वो O2 ले सकता है, न CO2, वो कूड़ा हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। इसी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, खून अब ऑक्सीजन ले जाने लायक नहीं रहता, CO2 हटाने लायक नहीं रहता और मृत्यु तक हो सकती है। तो वीक बॉन्ड्स का महत्व है यहां, और वही आपके ब्लड के सिस्टम को जारी रखते हैं, राइट। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने सी आंसर चुना है कि एक स्ट्रॉन्ग था O2 के साथ और CO2 के साथ वीक था। बॉन्ड वीक ही है, सही उत्तर ए है, बोथ द बॉन्ड्स आर वीक। मात्र 28% बच्चों ने इसे चुना है। आप देखें बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक मैंने आपको दिया जिससे आप गेस भी कर सकते हैं इसे। स्टिल यानी कि कहीं ना कहीं अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को और रिफाइन करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर क्विज। Mullah Nasruddin had 2 donkeys and he sold both of them in same price. One donkey was sold at 10% profit and the other one was 10% loss. Now that is interesting. उसके बाद पूछ रहा है कि how much did he earn या फिर इन जनरल लॉस भी हो सकता है कि 1% प्रॉफिट अर्न किया या 1% लॉस हुआ उसे, या कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, 10% बढ़ाया 10% घटाया, बराबर हो गया हिसाब। एंड क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है या फिर कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, कुछ तो नहीं है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके लिए ऑप्शन डी भी है आपके पास कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। भाई हमसे तो नहीं निकल रहा, बट ए और बी एंड सी में से कोई आंसर निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। किस तरह से अप्रोच करेंगे हम इस सवाल को, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह से रिलेटेड सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लग रहा है पहली नजर में तो। बट यार ना तो सीपी दे रखा है ना एसपी दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ 10% प्रॉफिट 10% लॉस, व्हाट इज द परसेंटेज। तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी वंस अगेन। लेट अस बिगिन विद अजम्पशंस कि सीपी कुछ भी हो सकता है, दोनों डंकीज का सीपी मान लीजिए उसने कहा 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस, बोथ ऑफ देम को सेम प्राइस में उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस दोनों की ले लेते हैं। SP1 SP2 दोनों का लेटर से 100 होता है, मान लीजिए दोनों का लेटर से 100 होता है कुछ इस तरह से। तो CP1 CP2 क्या क्या हो जाएंगे, लेटर से कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 2 क्या हो जाएगा, उस चीज का हिसाब लगा लेते हैं। इसने कहा कि एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 10% सीपी कुछ भी x होता है, x प्लस 10% ऑफ x, दैट इज 110 x अपॉन 100 विच इज इक्वल टू दिस। तो ये सीपी हो जाएगा 100 स्क्वायर अपॉन 110। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 100 स्क्वायर अपॉन 90, इसको 10% लॉस पे समथिंग। यहां से डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, एक बार सीपी एसपी दोनों आ चुके हैं तो अब आसानी से कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। जैसे टोटल कर लीजिए, टोटल दिस इज सेलिंग प्राइस 200 माइनस द कॉस्ट प्राइस जो भी होगा CP1 प्लस CP2 होल डिवाइडेड बाय CP1 प्लस CP2 कुछ इस तरह से। और इसको भी मैं लिख सकता हूं 200 अपॉन CP1 प्लस CP2 माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस 1, ये टर्म सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, CP1 प्लस CP2 क्या है, 100 स्क्वायर 110 90, तो दिस इज 100 स्क्वायर 1 upon 110 plus 1 upon 90. This is the calculation which we want to do. Complete चीज LCM लेके ऊपर जाएगी, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। Yes, let us see that 110 into 90 upon 200 will get cancelled. This is 100 square minus 1. कितना आ रहा है ये? Can you calculate that? Yes. This is minus 1 upon 100. Something like that. This is minus 1 upon 100 मतलब, और इसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो into 100 करेंगे, this is negative मतलब लॉस हो रहा है कितने का, 1% का लॉस हो रहा है। That's my final answer for this question. What is the final analysis कि 1% का लॉस हो रहा है उस पर्सन को जिसने ये डंकीज इसने इतने सेलिंग प्राइस पे बेचे, सेम सेलिंग प्राइस पे। हमें डायरेक्टली परसेंटेज मिल रहा है, डायरेक्टली परसेंटेज इनटू 100 करेंगे, डायरेक्टली परसेंटेज मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट तो दे ही नहीं रखा था, हमने अज्यूम किया, इसीलिए हमें फाइनल आंसर भी परसेंटेज की टर्म्स में मिल रहा है। दैट इज व्हाट विल बी गेटिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कई बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, वन ऑफ द मेजर chunk of students have chosen option C
And plenty of you have chosen option B also, approximately 1/3. B is the correct answer, as you can see. जो calculations हमने दिखे हैं, I hope इससे चीज क्लियर हो गई हो आपको. एंड आगे से इस तरह का सवाल कभी आपके सामने आए तो आप उसको सही कर पाए. इसके बाद विल सी एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. And let's take a look at question number 4. What does it say? It says, tendency to make bubbles exist in a soap solution. साबुन के बुलबुले फुलाते हैं, but you cannot make bubbles from pure water. Why? शुद्ध पानी के बुलबुले नहीं फुलाते. ऐसा क्यों होता है? बड़ा मजेदार कारण है. वैसे एबीसीडी में ऑप्शन में फिर से सरफेस टेंशन आ गया. ए और बी दोनों में सरफेस टेंशन की बात है. सी में बोला है सोप सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन व्हाइल वाटर इज न्यूट्रल. ये सच है कि सोप सॉल्यूशन अल्कलाइन होते हैं, ये भी सच है पानी न्यूट्रल होता है, पर इसका बुलबुले फुलाने से कोई लेना देना नहीं है. सी एक यूजलेस ऑप्शन है. और डी में भी सोप सॉल्यूशंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, ये भी सच है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, पर अगेन उसका साबुन के बुलबुले फुलाने से कोई लेना देना नहीं है. तो बी और डी, सी और डी मनोरंजक ऑप्शंस हैं. ये स्टेटमेंट स्वतंत्र स्टेटमेंट्स के रूप में सत्य हो सकती हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहां वो आंसर नहीं है. अच्छा, तो ए और बी इनमें से ऑब्वियस सी बात है एक ही सही होगा. कौन सा? एक्चुअली देखिए, पानी के बुलबुले क्यों नहीं फूलते? क्या आपको पता है कि जब हम बुलबुले फुला रहे हैं तो हम एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया क्रिएट कर रहे हैं. अच्छा, और ये जो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया हम क्रिएट करते हैं, इसको आप फूंक मारते हैं, राइट? तो फूंक मारने में कुछ एनर्जी देते हैं. बिल्कुल, आप एनर्जी दे रहे हैं एक एक्स्ट्रा सरफेस एरिया को क्रिएट करने के लिए, वो अपने आप क्रिएट नहीं होता. अच्छा, आप पानी को उछाल दें, उसकी बूंदें बन जाएंगी, एक्स्ट्रा सरफेस बन जाएगी, लेकिन आप बहुत सारी बूंदें मिलकर अगर आप उनको एक साथ डाल दें तो मिलकर पानी बन जाता है. बूंदें अपने आप पानी की मिक्स होकर एक बड़ा मास पानी का बना लेती हैं, पर पानी पड़े पड़े अपने आप छिटक कर बूंदें नहीं बना लेता, अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर बूंदें नहीं बनाता. क्यों? कोई भी लिक्विड अपना सरफेस एरिया बढ़ाना नहीं चाहता. कोशिश करते हैं कि उनका सरफेस एरिया कम से कम रहे. क्यों? एक ऐसे फिनोमेना के कारण जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स हमेशा अंदर रहना चाहते हैं, कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं रहना चाहता. अच्छा, तो सरफेस पर जो रहते हैं आप देखेंगे, क्यों? जो अंदर मॉलिक्यूल है वो 10 दिशाओं से अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, पर जो सरफेस पर है वो सिर्फ सरफेस के अंदर से अट्रैक्ट हो रहा है, बाहर से तो अट्रैक्ट नहीं होता. तो आप पाते हैं कि नेट सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी अंदर बल्क वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी सी ज्यादा होती है. अच्छा, यानी कि मॉलिक्यूल्स खुश थे अंदर, सरफेस पर मुश्किल से आ रहे थे, और कोशिश करते हैं कि जितना अवॉइड कर सकते हैं सरफेस को उतना करें, और अंदर जाके जितना बैठ सकते हैं बैठ जाएं, मॉलिक्यूल से कोशिश करते हैं. अच्छा, ऐसा है. हाँ, तो हम जब एक्स्ट्रा सरफेस एरिया जनरेट करते हैं तो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया जनरेट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है. एंड द एक्स्ट्रा एनर्जी required to calculate या required to generate extra surface area, this is called surface tension. हाँ, अच्छा ऐसा है. जी हाँ, सरफेस टेंशन के नाम से बच्चे बड़ा डरते हैं. बच्चे क्या, बड़े भी डरते हैं. और एक अजीब सा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो सही है, मना नहीं है, पर उससे क्या फील कम आती है. इसको एक और तरीके से देख सकते हैं. कैसे? एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए एक यूनिट एरिया एक्स्ट्रा इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड per unit interfacial area, the extra energy which is required, वो extra energy जो चाहिए होती है extra interfacial area को generate करने के लिए, वो कहलाती है surface tension. अच्छा, तो ये कब ज्यादा होगा? आप देखें, जितना ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, उतना ही उसकी सरफेस पर आने की टेंडेंसी कम होगी. अच्छा, तो आप बबल्स जनरेट कर रहे हैं, आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में जैसे जैसे अट्रैक्शन के फोर्सेस बढ़ जाएंगे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सरफेस पे आने की, बबल्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. राइट? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, सरफेस टेंशन पानी का काफी ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उनको दूर दूर ले जाना, एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट करना मुश्किल है पानी में. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ सोप सॉल्यूशन. इस वजह से पानी के बुलबुले नहीं बनते और साबुन के बन जाते हैं. राइट? दिस इज द आंसर. और अगर देखें कि ऑप्शंस कैसे भरे गए, मैक्सिमम बच्चों ने सही ऑप्शन भरी है ए 37%, विच इज करेक्ट. 32% काफी क्लोज थे बी और सी ऑप्शंस भी.
डी का कोई चाहने वाला न मिला। आइए देखें डी कौन सी थी। बॉइलिंग पॉइंट पे लोगों को शक हो गया, किसी ने नहीं चुना। अल्कलाइन के भी ग्राहक मिल गए थे हमें, और खैर उल्टा सरफेस टेंशन तो लोग कंफ्यूज हो ही सकते थे, मान भी सकते थे। सो दिस वाज द कंपैरिजन। The next question, question number 5 says Nobita can build the house in 5 days while Jian can break it down in 6 days। ऐसा कि आपको पता ही है कि नोबिता अच्छा काम करता है, जियान उसके हाउस को तोड़ देता है, ठीक है। नोबिता एंड जियान बिल्ड एंड ब्रेक द हाउस ऑन ऑल्टरनेट डेज। एक दिन आके नोबिता घर बनाएगा, दूसरे दिन आके जियान उसको तोड़ेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर नोबिता टू बिल्ड द हाउस कंप्लीटली। पहली बात तो क्या ये हाउस बनेगा। एक ऑप्शन ऐसा भी है इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तो हो सकता है कि कभी बने ही ना। अगर बनेगा तो कितने दिन में बनेगा। देयर आर ऑप्शंस 60 डेज, 50 डेज एंड 49 डेज। बच्चों ने क्या ऑप्शन चूज किए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम फाइनल आंसर देखते हैं। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। तो 5 days and 6 days, the easiest approach which you can follow is कि let us say कि the total complete house का जो वर्क हो रहा है उसको मैं मान लेता हूं 30 यूनिट्स। लेट अस से 30 यूनिट्स मान लेते हैं। 30 यूनिट्स ये टोटल वर्क है, राइट। टोटल इज इक्वल टू 30 यूनिट्स माना मैंने, दिस इज अजम्पशन, राइट। 30 क्यों माना, कुछ और क्यों नहीं माना। आप कुछ और इन जनरल आप W भी मान सकते थे कि टोटल वर्क कितना है W मान लीजिए, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। नोबिता कंप्लीट्स द हाउस इन 5 days, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। हमें तो एक दिन नोबिता का काम देखना है, राइट। तो 1 day में नोबिता कितना काम कर रहा है, व्हाट इज दैट, 30/5, दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ वर्क एक्चुअली। और W माना होता तो W/6, W/5 हो जाता, और कुछ होता नहीं। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग। अच्छा, एक दिन में टूट कितना रहा है, ब्रेकिंग, तो माइनस कितना हो रहा है, एडिशन तो ये हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है एक दिन में, सब्ट्रैक्शन, दैट इज जियान इज ब्रेकिंग द हाउस इन 6 days, तो 30/5 दैट इज 30/6, दैट इज 5 यूनिट्स ऑफ हाउस टूट रहा है एक दिन में। तो एक दिन में 6 यूनिट बन रहा है, अगले दिन 5 यूनिट टूट रहा है, तो नेट पॉजिटिव है, मतलब घर बनेगा तो सही। कितने दिन में बनेगा वो देखने की जरूरत है। W/6 यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये मेथड फॉलो करें उनके लिए ये चीज, और जो ये मेथड फॉलो करें दिस इज इजियर। इसमें डायरेक्टली 30 यूनिट्स का आप बेनिफिट देखेंगे कि कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाती है। नेट 2 दिन में 1 यूनिट घर बन रहा है, राइट। नेट 2 दिन में 1 यूनिट घर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से टोटल 30 यूनिट्स था, तो 30 यूनिट्स में एक्चुअली लग जाने चाहिए थे शायद 60 डेज, बट क्या एक्चुअली ऐसा हो रहा है। लेट्स टेक लुक एट दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, क्या चीज कि आप देखें कि वंस यू हैव कंप्लीटेड, लेट अस से नोबिता ने एक दिन में 6 यूनिट काम किया ना, तो इससे जस्ट पहले जिस दिन नोबिता आया, आखिरी दिन घर बनने से पहले, जस्ट आखिरी दिन, एक दिन पहले आया, तो 24 यूनिट्स घर अगर बना हुआ है एंड नोबिता कम्स एंड मेक्स द हाउस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो प्लस 6 यूनिट्स और करेगा, और हम बोल सकते हैं कि उसी दिन 30 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। किस दिन कि 24 यूनिट्स अगर पहले से हो रखा है तो प्लस 1 मोर डे एंड यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट हाउस। यस और नो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमें 24 यूनिट्स का हिसाब लगाना है। पहले 24 यूनिट्स करने में कितने दिन लग रहे थे, तो 1 यूनिट करने में 2 दिन लग रहे थे। 24 यूनिट्स करने में टेक्स 48 days, and on the 49th day what will happen is Nobita comes, build the house 6 units, and you'll be getting the net 30 units of work from there only. So 48 plus 49, that should be the correct answer, not 60 days, right? क्यों? एक बार घर बन गया मान लीजिए 49th डे पे, तो उसके बाद आगे हमसे ये तो पूछा ना कब तक घर बनेगा, तो घर बन गया, अगले दिन आके मान लीजिए तोड़ भी दिया, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, राइट। लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट। फिर अगले दिन मान लीजिए यही प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता रहता, तो ऐसा थोड़ी एक्स्ट्रा 30 यूनिट से ज्यादा का घर बन जाता, नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 48 डेज में 24 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट डे नोबिता कम्स एंड मेक्स 6 यूनिट्स ऑफ वर्क, दैट हाउस इज कंप्लीटेड ऑन द 49th डे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी जगह बनते हैं, कई सारे तरीके बनते हैं, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस वी सी द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। कई बच्चों ने, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि भाई कई बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया होगा 60 डेज वाला, कि भाई हाँ ठीक है 1 यूनिट वर्क 2 दिन में हो रहा है, तो 30 यूनिट्स वर्क 60 डेज में हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि उसमें गड़बड़ है, जो ग्लिच था वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, क्वेश्चन समझ लिया। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। 25% पीपल हैव चोजन आंसर सी, राइट। दैट्स द कंप्लीट एनालिसिस फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। क्या पूछा गया देखिए सवाल में कि समुद्र मंथन के टाइम पर देवता और असुर बेसिकली समुद्र मंथन कर रहे थे, और उस टाइम पर बहुत सारी चीजें समुद्र में से निकली। तो जब अमृत निकला तो देवता उसे लेकर भागने लगे।
जब वो भागे तो मान लीजिए देवता इस दिशा में भागे और वो एक्सेलरेटेड थे, तो हमको ये बताना है कि जिस पॉट में वो अमृत था उस पॉट में क्या शेप होगा लिक्विड का, ये बेसिकली हमको बताना है। तो इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले देवता जब इस पॉट को लेकर सिर्फ खड़े हुए थे, कहीं भाग नहीं रहे थे, स्ट्रेट खड़े हुए थे, ये रेस्ट पर था। तो जब ये रेस्ट पर था तो आप खुद ही ऐसे समझिए कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स नीचे की दिशा में ही फोर्स लगा रहे होंगे। दैट इज द ग्रेविटी विच इज कॉल्ड mg। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पार्टिकल्स इस दिशा में फोर्स लगा रहे होंगे, अपना अपना मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज द नेट फोर्स। क्या इस दिशा में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए लिक्विड का शेप ऐसा है। कारण क्योंकि अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होता तो ये पार्टिकल्स की टेंडेंसी इधर मूव करने की भी होती, जबकि अभी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा। अच्छा, वाई में क्यों मूवमेंट नहीं कर रहा? वाई में तो पूरा पानी भरा ही हुआ है, पूरा अमृत भरा ही हुआ है, तो वो नीचे और कहां जाएगा? तो द शेप ऑफ द लिक्विड कैसे डिसाइड होता है कि ये जो अलोंग द सरफेस है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कारण क्या है? कारण सिंपल है कि अगर फोर्स होगा तो ये मूव करेंगे और मूव करेंगे तो ये शेप नहीं रहेगा। तो अगर ये शेप है इसका मतलब अलोंग द सरफेस नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम पर जब देवता इस अमृत पॉट को लेकर भागने लगे, तो जब देवता इसे लेकर भागने लगे इस दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में लेकर देवता भागने लगे इस पॉट को, तो जब इस पॉट को लेकर वो भागने लगे तो होगा क्या कि जो अमृत का सरफेस का शेप होगा वो इस प्रकार से डिसाइडेड होगा कि नेट फोर्स की जो भी दिशा होगी पार्टिकल्स की उसके परपेंडिकुलर वाला शेप होगा। रीजन, क्योंकि अलोंग द सरफेस फोर्स 0 होना चाहिए। अगर अलोंग द सरफेस फोर्स 0 नहीं है तो पार्टिकल उस दिशा में एक्सेलरेट करेंगे और वो शेप नहीं रहेगा। तो ये वाला शेप इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं इन पार्टिकल्स को कंसीडर करूं तो ये सारे पार्टिकल्स पर 2 फोर्स लग रहे हैं। कोई सा भी पार्टिकल इस सरफेस पे आप कंसीडर करिए, इस सरफेस पर जो भी पार्टिकल होगा उस पर 2 फोर्स लगेंगे। एक लगेगा mg, दूसरा लगेगा सूडो फोर्स, दैट इज m into a के बराबर। हर पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स इस दिशा में लगेगा, हर पार्टिकल पर। और अगर हर पार्टिकल पर इस दिशा में फोर्स लग रहा है तो इसके इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो जो सरफेस होगी वो इस तरह से स्लैंटेड होगी, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर दिशा में आ रहा है। अलोंग द सरफेस कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, यही कारण है इसका। अच्छा, यही क्यों होगा फिर? ऐसा थोड़ा कर्व सा क्यों नहीं होगा? यह भी एक कारण है कि ऐसा कर्व सा क्यों नहीं बन रहा है। तो कर्व सा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि कर्व तो तब बनता जब ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड सबके लिए अलग अलग होता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सबके लिए अलग अलग नहीं है। आप कंसीडर करेंगे अगर यहां पे छोटा सा मास तो उसके लिए जो नेट फोर्स आएगा वो इस mg और ma का रिजल्टेंट ही तो आएगा, ऐसे ही हर पार्टिकल के लिए आएगा। तो अगर वो क्वांटिटी सेम है तो सेम फोर्स इधर लग रहा है, मतलब सेम शेप अलोंग द सरफेस पे कंपोनेंट्स बराबर हो जाएंगे। अच्छा, हम ये थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम कोई पॉइंट कंसीडर करें, इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा है ma और इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, और अगर मैं ये सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? अलोंग द सरफेस फोर्स के कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली बराबर आएगा ma cos थीटा के, और ये बराबर आ जाएगा mg sin थीटा के। तो जो tan थीटा है वो बेसिकली आ जाएगा a/g के बराबर। तो ये जो शेप बनेगा वो कितने एंगल पर बनेगा? दैट थीटा इज आल्सो tan इनवर्स a/g के बराबर। ये वाला क्यों नहीं होगा? ये शेप तब होता जब चुपचाप लेके खड़े होते देवता उस अमृत पॉट को। ये वाला क्यों नहीं होगा? ये वाला तब होता जब इस दिशा में भाग रहे होते, लेकिन हम इस दिशा में भाग रहे हैं। ये तब होता ना क्योंकि सूडो फोर्स किधर लगता है? अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम। जिस एक्सेलरेशन से फ्रेम जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में हमेशा सूडो फोर्स लगता है, तो वो हमने लगाया। तो ये कब होता? जब इधर भागते, लेकिन ये इधर मूव कर रहे हैं तो ये वाला शेप ही करेक्ट होगा।
ये क्यों नहीं होगा? रीजन मैंने अभी आपको बताया कि अगर सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग होता तो कुछ कर्व सा बनता ना, अगर सेम है तो बिल्कुल स्लैंटेड लाइन ही बनेगी, तो स्लैंटेड लाइन का रीजन ये था। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस सवाल का बी ऑप्शन था, विच इज स्लैंटेड, और वो एंगल भी हमने आपको बताया। अब देखते हैं लोगों का रिस्पॉन्स इस पर क्या था। आइए बढ़ते हैं पीपल्स रिस्पॉन्स पर। 5% लोगों ने ए ऑप्शन को चुना, 54% लोगों ने बी ऑप्शन को चुना जो कि सही भी था, 16% लोगों ने सी ऑप्शन को चुना और 25% लोगों ने डी ऑप्शन को चुना। तो मोर देन half of the population answered it correctly, which is the B option. With this, we come to the most important part of today's video. The winners for this quiz contest are Sahil attains the first rank by correcting all 6 questions. 6 सही जवाब दिए हैं साहिल ने। वहीं आदित्य एंड नीरज ने 5 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। Their correspondingly or second and third ranks have been awarded to them depending upon the time. आदित्य ने थोड़ा कम टाइम में जवाब दिया है नीरज के रिलेटिव, लेकिन दोनों ने 5 क्वेश्चन सही किए हैं। क्या क्या मिलेगा इन्हें? Obviously टी-शर्ट फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन, an e-certificate will be provided to them, हॉल ऑफ फेम में इनको नाम मिलेगा, एंड इसके अलावा 5% स्कॉलरशिप, 4% स्कॉलरशिप एंड 4% स्कॉलरशिप करस्पॉन्डिंगली इन ऑल व्यास सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जिस भी कोर्सेज में वो ज्वाइन करते हैं उसमें। और कुछ जिन बच्चों को इस पर्टिकुलर क्विज में प्राइजेस नहीं मिले हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए, बाकी सारे क्विजेस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए भी फ्यूचर में प्राइजेस होने वाले हैं। मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द सीजन एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स को भी अवार्ड्स, जो इन क्विजेस में लगातार परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को। तो आपके मार्क्स लगातार काउंट होते जा रहे हैं। यस, कीप अटेम्प्टिंग ऑल द वेटेड क्विजेस एंड बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, फॉर एनी क्वेरीज ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड you can visit our website and all. This brings us to the conclusion of this particular video. Please like this video, share this video and subscribe to our channel for latest updates.